हाँ ये तो ऑप्शन है 35 करके तो नंबर चलो मैथ देखते हैं। पहला नंबर है ना, एक नंबर कह रहा है 1 9 3 घंटे में 3 घंटे 15 मिनट में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 10.5 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। यदि 3 घंटे में 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है तो अस्थिर जल में नाव की चाल क्या है। देखते हैं, मान लेते हैं अस्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझना है, करा 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाता है, 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर जाने में प्रतिकूल में x माइनस 22, फिर 10.5 किलोमीटर, 10.5 किलोमीटर का मतलब 21/2 धारा की दिशा में जाता है अर्थात x प्लस 22। तब कुल कितना समय लग रहा है, 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट का मतलब 13/4। समीकरण 1 यहाँ पे हो गया। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, करा 3 घंटा में 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाता है और 14 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है। तब कितना कुल समय लग रहा है, 3। बस इसके बाद या तो ऑप्शन हम रख देंगे या फिर इसके बाद कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन लंबा होगा तब छोड़ देते हैं यहाँ तक, ठीक है ना। एक बार फिर से समझते हैं। कह रहा है 1 9 3 घंटा 15 मिनट में, समझो टाइम क्या दिया हुआ है, 3 घंटा 15 मिनट में 15 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाता है और 10.5 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है। तो समय दिया हुआ है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, और 15 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में अर्थात x माइनस वाई, फिर 10.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई, तब इतना समय लग रहा है। ठीक इसी प्रकार से 12/x माइनस वाई, 14/x प्लस वाई, इतना दूरी तय करने में 3 घंटा लगा। 2 इक्वेशन बन गया। अब इससे x और y का मान निकाल लेना है, ठीक ना। 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर एक फिगर है, फिगर बना देते हैं। P-Q-R और ये दिया हुआ है M और N। प्रश्न पढ़ते हैं। करा दी गई आकृति में QRN बराबर 40 डिग्री, PQR बराबर 46 डिग्री, ये PQR बराबर 46 डिग्री, और साथ ही दिया हुआ है X, Y और Z का मान निकालना है। X ये वाला कोण है, Y ये वाला और Z ये वाला। ध्यान रखना ये एक प्रमेय है। यदि कोई वृत्त का एक ये स्पर्श बिंदु है, मान लेते हैं ये ABC स्पर्श बिंदु है, और इस बिंदु से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा हो, तो ध्यान रखना ये कोण जो होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। इसको बोला जाता है एकांतर खंड प्रमेय। अर्थात एकांतर खंड प्रमेय से ये 40, तो ये कितना हो जाएगा 40, ये 46, तो y बराबर कितना हो जाएगा 46। अब देखना है यहाँ पर एक सरल रेखा बन रहा है, सरल रेखा पर कुल कितना डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का। 180 में 40 और 46 कितना हो गया 86, और 180 में घटा देंगे तो वो जेड का मान निकल जाएगा, अर्थात कितना हो गया 94 डिग्री। बात आ गया होगा समझ में। तो ये प्रमेय है, इसको याद रखना, इसको एकांतर खंड का प्रमेय बोला जाता है। अर्थात ये x तो ये भी x, ये यदि y तो ये भी y, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना है। अगला कौन सा है मैथ,
3 नंबर। तीन नंबर देखते हैं, तो 3 नंबर रीजनिंग है। चलो 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है क्या कि 4 बक्से का वजन 80, 60, 90 और 70 है। 80, 60, 90 और 70 है। कह रहा निम्नलिखित में से बक्सों के किसी भी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ दिया हुआ है, ए बराबर कितना 300, बी बराबर दिया हुआ है 230 और सी बराबर कितना 220, डी का मान दिया हुआ है 220। कह रहा निम्नलिखित चारों में से किसको किसको जोड़ने पर ऑप्शन में से एक नहीं हो सकता है। मतलब यदि हम चारों को जोड़ेंगे 8 6 14, 14 9 कितना हो गया, यानी ये टोटल को जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 देख रहे हैं ऑप्शन में है। फिर इनमें से कोई 3 को जोड़ते हैं तो इनमें से कोई 3 को जोड़ लेते हैं, 9 7 16, 16 6 22, यानी ये 220। तो इनमें से जोड़ने के बाद 220 भी मिल रहा है। फिर और कोई जोड़ते हैं हम 3, 8 6 14 और 14 9 23, यानी 223 भी मिल रहा है। ऑप्शन से छट गया, यूं ही कौन सा 290। कहने का मतलब ये चारों संख्या में से कोई भी ले लें, जोड़ने के बाद 290 नहीं आएगा। प्रश्न में यही कह रहा है, अर्थात 290 हो गया। अगला मैथ कौन सा है, 8 नंबर। चलो 8 नंबर, 7 नंबर है। अच्छा हाँ 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है 6 वर्ष पूर्व परवेज की आयु मनीष की आयु के बराबर था। अच्छा एक चीज़ इसमें समझना है, कह रहा 6 वर्ष पूर्व परवेज की आयु मनीष की वर्तमान आयु के बराबर था। मतलब मनीष का जितना वर्तमान आयु है 6 साल पहले ही परवेज का आयु उतना था। तो हम कह सकते हैं परवेज जो है मनीष से 6 साल का बड़ा है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। परवेज मनीष से 6 साल का बड़ा है। आगे कह रहा है क्या कि परवेज की वर्तमान आयु मनीष की वर्तमान आयु से 1/4 अधिक है, यानी 1/4 अधिक है मनीष से। तो मनीष और परवेज, मनीष का आयु 4 होगा और परवेज का आयु कितना है, चूँकि 1/4 अधिक है तो ये 5 हो जाएगा। और प्रश्न में पहले ही क्या कह रहा है कि परवेज मनीष से कितना है 6 साल बड़ा, और यहाँ देख रहे हैं कितना बड़ा है, 1 बड़ा है 6 की तुलना 1 से, अर्थात मनीष की आयु कितना हो गया 24 साल और इसका 30 साल। ये तो दोनों का वर्तमान आयु निकला। बोल रहा है क्या कितने वर्ष बाद परवेज की आयु मनीष की आयु का दोगुना हो जाएगा। तो कितना साल के बाद, यदि 24 है हम ऑप्शन से ही रख देते हैं, यानी इसका 6 साल बाद ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 36। क्या दुगना हुआ, नहीं हुआ। अगर 12 रखते हैं तो 24 12 36 और ये 42, दुगना नहीं हो रहा है। कितना हो जाएगा 18 रखते हैं तो ये 24 और 18 कितना हुआ 24 और 18 42, और ये कितना, कहीं गलती हो रहा है, सॉरी मनीष की वर्तमान आयु का दुगना। तो मनीष का तो आयु 24 ही होगा और परवेज का आयु कितना साल बाद दुगना होगा, यानी 48 हो जाएगा। तो 18 साल बाद ये कह रहा था। एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं। दिया हुआ है क्या कि परवेज का आयु मनीष की वर्तमान आयु अभी जितना है उससे 6 साल पहले ही उतना था। तो परवेज मनीष से 6 साल का बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर कह रहा है क्या कि वर्तमान में जो है परवेज मनीष से 1/4 क्या है बड़ा है, यानी मनीष की आयु 4, तो 4 में से 1 कौन बड़ा है, परवेज। तो परवेज की आयु 5 हो जाएगा। और प्रश्न में पहले ही पता चल चुका है कि परवेज 6 साल का बड़ा है, तो 6 की तुलना 1 से। मनीष का वर्तमान आयु 24 और परवेज का वर्तमान आयु 18। प्रश्न में पूछा क्या
कि परवेज का आयु कितने साल बाद मनीष की वर्तमान आयु से दुगना हो जाएगा। तो मनीष की वर्तमान आयु 24 और परवेज का आयु कितना होना चाहिए, दुगना अर्थात 48 होना चाहिए। और परवेज का आयु अभी 30 है अर्थात 18 साल बाद। आगे 8 नंबर कह रहा है त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है ABC जिसमें से करक केंद्रक का निर्देशांक क्या है 1 और -4, A का निर्देशांक है 3 और -4, B का निर्देशांक है 0 और 5, C का निर्देशांक मान लेते हैं x और y है। ध्यान रखना है किसी भी त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक होता है x1 + x2 + x3/3, y का होता है y1 + y2 + y3/3, यानी इस पे बन जाएगा। अर्थात ये जो 1 आया होगा 3 + 0 प्लस ये वाला x/3 बराबर 1। अर्थात ये क्या हो गया, इधर गया 3, x बराबर 3 और ये इधर जाएगा माइनस, यानी x का नियामक 0। ठीक इसी प्रकार से y बराबर क्या हुआ होगा, यानी -4 जो होगा -4 + 5 + y/3 बराबर 0, -12 और ये 1 इधर आएगा माइनस, यानी y बराबर कितना हो गया -13। अर्थात इसका नियामक कितना 0 और -13। ध्यान रखना केंद्रक का निर्देशांक होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ये 10वां में भी पढ़ना है। सब शीर्षों का है, सब शीर्षों का सभी से भुजों का भी आगे कौन सा है, मैथ 11 नंबर देखते हैं। अच्छा 9 नंबर, 9 नंबर दिया हुआ है P एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र O है। चलो P की एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र क्या है O दिया हुआ है। ROS R से आरंभ होने वाले एक रेखाखंड है जो PQ को एक बिंदु S पर इस प्रकार मिलती है। PQ को बढ़ा देते हैं और ROS ये मान लेते हैं R है O है S है, इस प्रकार मिलता है कि QS बराबर OR। ध्यान रखना है, कह रहा है QS बराबर OR ये दिया हुआ है। यदि ये हम मान लेते हैं x तो ये भी क्या होगा x। अच्छा ये जब केंद्र है तो ये तो क्या हो जाएगा त्रिज्या होगा, अर्थात यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या के बराबर r मान लिए। आगे दिया हुआ क्या QSR बराबर 30 डिग्री, QSR बराबर 30 डिग्री, ये वाला एंगल दिया हुआ है क्या 30 डिग्री। तो POR का मान पूछ रहा है, POR ये मान लेते हैं ये x। समझना है इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं तो ये क्या बन गया त्रिज्या बन गया। और चूंकि ये भी त्रिज्या के बराबर है और ये भी त्रिज्या के बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। चूंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज से बराबर हो जाएगा। तो ये और ये 30 30 60 तो ये कितना हो जाएगा, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 तो ये 120। जब ये 120 हो गया तो एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है 180, अर्थात ये कितना होगा 60। और जब ये 60 तो ये भी क्या है त्रिज्या और ये भी त्रिज्या तो ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से। जब ये 60
तो ये कितना हो जाएगा, चूँकि ये 90 और ये 60, तो ये सरल रेखा एक बना रहा है, तो 60 30 ये पूरा 90 हो गया, तो ये शेष कितना बच जाएगा, 90 डिग्री। बस आगे 11 नंबर देखना है। 11 नंबर कह रहा है समानांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग क्या है यदि पहला पद -31 और अंतिम पद 29 है। ध्यान रखना है समांतर श्रेणी का n पदों का योग बराबर एक फार्मूला होता है, Sn बराबर n/2 × a + Tn, अर्थात पहला पद प्लस अंतिम पद गुना n/2। n क्या दिया हुआ है, 11/2, पहला पद -31 प्लस अंतिम पद 29, ये कितना हो गया, -2 से ये कट गया, अर्थात कितना हो गया, -11। 11 के बाद कौन सा है, चलो 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितना होगा। यहाँ ध्यान देना है, प्रश्न दो तरीके से पूछता है। यहाँ पे कह रहा है क्या, सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय, और दूसरा तरीके से पूछेगा कि जन्म के पहले, तो दोनों में आंसर में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ समझते हैं कि कह रहा है 5 सदस्य के औसत आयु कितना है, 24 वर्ष, और सबसे छोटा वाला है उसका 8 वर्ष है, अर्थात सबसे छोटा वाला के जन्म के समय 8 वर्ष पहले जन्म हुआ इसका, तो 8 वर्ष पहले सबका औसत क्या होगा, तो 8 वर्ष औसत में कम जाएगा। क्यों, क्योंकि औसत का नियम है कि यदि प्रत्येक पद में समान संख्या का कमी हो तो औसत में समान संख्या क्या होता है, घट जाता है। यदि समान संख्या वृद्धि हो तो समान संख्या औसत में बढ़ जाता है। और यहाँ पे जन्म के समय, तो जन्म के समय सबका आयु 8 साल घटा होगा, अर्थात सबका आयु में कितना होगा, 8 की कमी हो जाएगा, 16 वर्ष। तो इसका औसत आयु कितना हो जाएगा, जन्म के समय सबका औसत 16 हो जाएगा। लेकिन यदि पूछता कि जन्म के पहले, तो जन्म के पहले 16 और 16, तो फिर आंसर बदल जाता है, आंसर फिर 20 आ जाता। वो कैसे हम समझा देते हैं। अब समझना है, यदि किसी बच्चे का जन्म हो गया, तो जन्म हुआ तो उस समय कितना उसका एज होगा, 0 साल। लेकिन जब बच्चे का जन्म हो गया है तो उस बच्चे, क्या परिवार में उस बच्चे की संख्या का गिनती होगा, क्योंकि वह जन्म ले चुका है। तो जन्म ले चुका है तो जन्म के समय अभी भी संख्या कितना है, 5 ही है, इसलिए औसत 16 ही रहेगा। लेकिन यही बोलता है जन्म के पहले, तो जन्म के पहले समझना है कि औसत में तो 8 वर्ष पहले सबका औसत यानी 8 कमा यानी 16, लेकिन उस समय जन्म के समय टोटल आयु का आयु कितना होगा, 16 × 5 = 80। लेकिन जन्म के पहले की बात किया जाता, तो जन्म के पहले जो बच्चा जन्म ही नहीं ले चुका है, जन्म लेने वाला है बाद में, उस समय तो परिवार के सदस्य की संख्या 4 ही होगा। तब हम लोग क्या करते, 4 से भागा देते और आंसर आता 20। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 16 हो जाएगा। 20 दे रहा है, वो गलती दे रहा है, ध्यान रखना। जन्म से पहले बोलता तब 20 होता, ठीक है ना। क्योंकि जन्म के समय बोल रहा है तो जन्म के समय उस बच्चे का क्या होगा, गिनती होगा। चलो आगे 14 नंबर, चलो 14 नंबर देख लेते हैं। A/3 बराबर B/2 बराबर C/5। चलो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, तो ध्यान रखना जब भी बटा में दिया हुआ रहे अनुपात क्या होता है, व्युत्क्रम ही हो जाता है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 3, 2 और 5। जब A B और C का अनुपात निकल गया तो नहीं बन जाएगा, C + A का स्क्वायर केवल मान रख देना है, A + B का स्क्वायर A और B का मान रख देना है,
बी और सी का स्क्वायर मान रख देना है, कर लेना है। 14 नंबर। आगे 15 भी है क्या? 16 मैथ आगे कौन सा है? चलो 17 नंबर देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। करा एक मीनार मैदान के ऊपर बिंदु P से टूट गया। मान लेते हैं एक मीनार कोई होगा, अब टूट गया तो मीनार टूट करके इस तरीके से गिरेगा, और जो गिरता है Q मैदान पे गिर जाता है, और P से टूटा है तो P यहाँ पर है। एक बात का यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि यदि मीनार की कुल ऊंचाई की बात की जाए तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? चूँकि ये यहाँ तक और ये क्या चीज़ है, ये भी तो मीनार की ऊंचाई ही है ना, चूँकि ये टूट करके गिरा हुआ है। तो मीनार की ऊंचाई की बात की जाए तो ये प्लस ये दोनों हो जाएगा, याद रखना है। अब हम आते हैं, एंगल यहाँ पे 60 डिग्री का बना रहा है। आगे कह रहा विपरीत दिशा में एंगल कितना बना रहा है? कहीं पे 30 डिग्री का बना रहा है आर पर, और ये दिया हुआ है टोटल 180 मीटर। चलो समझते हैं। यदि इस त्रिभुज की बात की जाए तो इस त्रिभुज से tan 60 का मान क्या होता है? √3। इस लंबाई को बता रहा है √3 और ये 1, तो इसके हिसाब से ये 2 हो जाएगा। इस त्रिभुज से हम चलें तो tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3, अर्थात इसके हिसाब से ये बोल रहा है कि 1 है, जबकि है कितना? √3, तो इसको क्या करेंगे? √3 से गुना कर देंगे। तो जब ये पूरा √3 तो ये भी √3 गुना हो जाएगा, अर्थात पूरा लंबाई कितना? 3 और 1 4, और पूरा लंबाई ये कितना? 180। तो 180 की तुलना 4 से हम करेंगे। पूछ रहा है क्या? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? ये प्लस ये, तो ये लंबाई कितना है? √3 और +2, यानी ये क्या हो गया? √3 + 2, 45 × √3 + 2। ऑप्शन नंबर कितना है? 4। चलो आगे 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर कितना दिया हुआ है? 3 करनी घात 4 √6। फिर अगला क्या है? ये 6 है, 12 276 ये 12। ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है कि 5 की पावर 1/3, इसका मतलब 6 की पावर 1/4, और ये 12 की पावर 1/6, 276 की पावर 1/12। ध्यान रहे, जब भी इस टाइप के प्रश्न में छोटा मान या फिर बड़ा मान की बात की जाए, पावर में जो भी हो उसका हर का एलसीएम ले लेना, अर्थात हर क्या है? 3 4 6 और 12 का एलसीएम, और एलसीएम लेकर के प्रत्येक के घात में गुना करना है। अब यदि 3 4 6 और 12 का एलसीएम लेंगे 12 आएगा, और 12 को क्या करेंगे? सब में गुना कर देंगे। जब गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूने 12 और 12 से 12, अर्थात 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 का मान कितना? 625। 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 का मान 216, 12 की पावर 2 का मान 144, और ये 276। अब यहाँ पे देखना है, कह रहा है क्या? प्रश्न कहाँ गया? हाँ, कि सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या ये आया, और ये किसका मान है? इसका, अर्थात ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे कौन सा मैथ है? चलो 25 नंबर है। 25 के पहले तो नहीं है। चलो 25 नंबर देखते हैं। कह रहा 3 समान क्षमता की बोतल में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5, 3:4 और 4:5 है। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाए तो बड़ी बोतल में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ध्यान रखना, ये 3 प्रकार का बोतल है, पहला बोतल, दूसरा और तीसरा बोतल है, और सब में क्या है? मिल्क और वाटर है। मिल्क और वाटर, पहला में 2 और 5 के अनुपात में है, दूसरा में 3 और 4 के अनुपात में, तीसरा में 4 और 5 के अनुपात में है। अच्छा, ध्यान रखना है कि यदि प्रत्येक बोतल से क्या किया जाता है? तीनों बोतल को हम एक बोतल में रख देंगे कोई चौथा बोतल में,
तो दूध और पानी की अनुपात की बात की जाए तो दूध को दूध के साथ जोड़ेंगे और पानी को पानी के साथ जोड़ेंगे। तो दूध को क्या करना है, दूध के साथ जोड़ना है और पानी को पानी के साथ। यदि पहला बोतल की बात की जाए तो पहला बोतल में दूध का क्षमता कितना है, टोटल क्षमता है 5, इस 5 2 7 और 7 में से 2 है यानी 2/7। दूसरा बोतल में 3/7, तीसरा में 4/9। ठीक इसी प्रकार से पानी का सबसे निकाल लेंगे, 5/7 प्लस 4/7 प्लस 5/9 और हल कर लेना है। बस जो अनुपात आ गया वही आंसर होगा। आगे 25 के बाद कौन सा है, 28 नंबर। 28 नंबर देखते हैं। कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 40% कम दाम पर खरीदता तथा 90 रुपया कम पर बेचता तो उसे 50% का लाभ होता। क्रय मूल्य का मान क्या होगा। ध्यान रहे किसी भी वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है, 100%। और शुरुआत में कह रहा है क्या कि 20% लाभ पर बेचा, अर्थात सेलिंग प्राइस कितना है, 120। आगे क्या कहा कि यदि वह 40% कम में खरीदता, पहले खरीद रहा है 100 में, 40% कम में खरीदता है, इसका मतलब वह 60 में खरीदता और 90 रुपया कम में बेचता। अब ध्यान रहे ये आपका जो है विक्रय मूल्य है प्रतिशत वाला है, यानी कि जितना में पहले बेच रहा है उससे 90 रुपया कम में बेचता, तब जाकर के लाभ कितना हो रहा है, 50% का लाभ हो रहा है। तो दूसरा बार जो 50% का लाभ हो रहा है दूसरा बार के क्रय मूल्य के अनुसार, तो दूसरा बार का क्रय मूल्य कितना है, 60%, 60 रुपया और 50% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब वह 90 में बेच रहा है। पहले बेच रहा था 120 में, अब बेच रहा है 90 में, मतलब कितना कम में बेचा, 30 कम में बेचा। और यहाँ कह रहा है क्या, 90 कम में। तो 90 की तुलना 30 से हम करेंगे। क्रय मूल्य कितना माने थे, 100, तो गुना 100 करेंगे, 30 या 90, अर्थात कितना आ गया क्रय मूल्य, 300। आगे कौन सा है मैथ, 28 के बाद देखो टोटल देख लेंगे जो बन गया वो भी। इकसठ नंबर, हाँ 61 नंबर देखना है। करा पी क्यू और आर किसी कार्य को अलग अलग 10, 12 और 15 दिनों में करता है। पी क्यू आर, पी कर रहा है 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में। ध्यान रहे समय और काम का कोई भी प्रश्न हो, सबसे पहले जो भी समय दिया हुआ रहे उसका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम क्या आया, 60, और जो एलसीएम आता है वह टोटल काम मान लेना है। अब टोटल काम यदि 60 और पी कर रहा है 10 दिन में, अर्थात पी का एक दिन का क्षमता 6 होगा, क्यू का क्षमता 5 होगा और आर का क्षमता 15 चौका 60, 4 की होगा। आगे कह रहा है क्या, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद पी छोड़ देता है और कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिन में पूरा होगा। हाँ यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है क्या, यदि जो व्यक्ति जितना दिन काम शुरू होने के बाद छोड़े उसका उतना दिन का काम कुल काम में घटा देना है, और जो व्यक्ति काम समाप्ति से जितना दिन पहले छोड़े उसका उतना दिन का काम कुल काम में जोड़ देना है। सबसे पहला तरीका क्या होगा, अब देखते हैं काम कितना है, टोटल 60 है। बाद में कौन छोड़ रहा है शुरू होने के, तो कह रहा है क्या, पी 2 दिन बाद छोड़ देता है शुरू होने के, तो पी का 2 दिन का काम पूरे काम में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पी 2 दिन में कितना करेगा, 6 दूनी 12, अर्थात घटा देंगे तो कितना, 48 काम। क्यू काम समाप्ति से 3 दिन पहले छोड़ता है, तो क्यू का 3 दिन का काम पूरे काम में जोड़ देंगे, अर्थात क्यू का 3 दिन का काम कितना हो गया, 5 या 15, 48 और 15 कितना, 63। ये हो गया क्या, 63।
अब एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, जो शुरू में काम शुरू होने के बाद छोड़ता है तो वो तो 2 दिन के बाद छोड़ ही दिया, अब वो काम में शामिल नहीं है, तो जो शेष बचेगा वही मान लेना है कि डी दिन में कर रहा है। अर्थात चूंकि पी तो छोड़ चुका है, पी से अब कोई मतलब नहीं, 5 और 4 9 के हिसाब से मान लेते हैं डी दिन में, अर्थात काम कितना दिन में समाप्त हुआ, 7 दिन में समाप्त हुआ। अब यदि पूछा जाता है यहाँ के बाद कि क्यू कितना दिन तक काम किया, तो क्यू कितना दिन तक काम किया, तो समझना है कि क्यू काम समाप्ति के 3 दिन पहले छोड़ रहा है और काम समाप्त हुआ है 7 दिन में, अर्थात क्यू 4 दिन तक काम किया। आर कितना दिन तक काम किया, तो आर 7 दिन तक काम किया। पी कितना दिन तक काम किया, तो पी तो 2 दिन बाद छोड़ देता, अर्थात पी 2 दिन तक काम किया। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। आगे कौन सा है, 61 के बाद चलो 67 नंबर भी लॉजिक टाइप का मैथ है। पूछ रहा है क्या 67 नंबर में, काराराम ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से साइकिल चलाते हुए जाता है और फिर साइकिल चलाते हुए स्थान ए तक जाता है। उसका दोस्त गोपी ए से बी तक नाव से यात्रा करता है तथा ए पर वापस आ जाता है, जहाँ उसकी जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी का प्रवाह 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान रखना, यदि कोई व्यक्ति जा रहा है साइकिल से तो उसका राम का चाल कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और गोपी जा रहा है तालाब में या फिर नदी में हो सकता है, जिसमें से नाव का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे एक चीज़ लॉजिक याद रखना है, क्या चीज़, कि यदि 2 चालों में तुलना किया जाए तो ध्यान रहे कि एक बार नदी में इस दिशा से इस दिशा में जाएगा और फिर वापस उस दिशा में जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधी एक अर्थ लगाना है कि जितना धारा इसको ढकेला होगा, जितना सहायता किया होगा इधर आने में, फिर वापस इधर आने में उतना तो नुकसान ही कर दिया होगा, अर्थात मिला जुला करके उसका चाल ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम ही होगा, और जिसका चाल कम होगा वो ज़्यादा समय लेगा, जिसका चाल अधिक होगा वो कम समय लेगा, अर्थात पहले कौन आ जाएगा, राम आ जाएगा। दिक्कत नहीं ना। यदि इसको हम बनाते मैथ के हिसाब से बाय प्रोसेस, तो क्या करते हैं हम कि धारा की दिशा में जाता है तो 10 4 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता, जा रहा है समान दूरी 14 किलोमीटर प्रति घंटा से, आ रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो औसत चाल क्या होगा, औसत चाल क्या होता है, जब समान दूरी अलग अलग चाल से तय करे तो औसत चाल क्या होता है, 2x/x + y। ये कितना